नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल यूपी बोर्ड हाई स्कूल पे। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या फिर खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। और असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। और जब तक सफल ना हो तब तक नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, क्योंकि बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। और पढ़ाई के दीपक दिल में जला कर तो देखो, माँ बाप के सपनों को तुम सजा कर तो देखो। तुम्हें पढ़ाई से मोहब्बत ना हो जाए तो कहना बस एक बार यूपी बोर्ड हाई स्कूल यूट्यूब चैनल से दिल लगा कर तो देखो। तो बच्चों कैसे हो? आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। और आज हम माहौल गर्म करने वाले हैं, क्योंकि आप लोग के लिए एकदम मलाईदार, रस मलाईदार, एकदम क्या ही बताने वाला चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है त्रिभुज। बच्चे इस चैप्टर को देखकर बहुत भागते हैं, लेकिन आज मैं इतना आसान बना दूंगा इसको, लोग जैसा इन्हें करेला का जूस पिलाया जा रहा हो। जैसे ही त्रिभुज देखते हैं तो इनका पूरा दिमाग खराब, भागना शुरू, ऐसा लगता है इन्हें कोई करेला पिला रहा है। लेकिन अगर आज मैं इसे रसमलाई बनाकर आपको ना पिलाया तो मेरा नाम भी नितेश नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और आज की क्लास में बच्चों हम सीखने वाले हैं त्रिभुज। ये त्रिभुज होता क्या है इसके बारे में बेहतरीन और लाजवाब तरीके से जानने वाले हैं। तो बच्चों सबसे पहले जानेंगे कि भैया त्रिभुज क्या होता है। बेसिक से सिखाऊंगा, समझो, एकदम बेसिक से, मैथ्स का दीवाना बना दूंगा, इस बात को याद रखना। फिर उसके बाद जहां जाना हो जाना, लेकिन बनाऊंगा सबसे पहले आपको मैथ्स का दीवाना। तो देखिए त्रिभुज चैप्टर है और आज हम इसके परिचय के बारे में जानेंगे। भाई परिचय के बारे में जानना है, पढ़ लो, बार बार कहता हूं कि समय आपको कहां पर देना है, अपनी बुक्स पर ध्यान दो, लुक्स पर नहीं। क्योंकि अगर आप लुक्स पर ध्यान दोगे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर आप अपनी बुक्स पर ध्यान दोगे, दिल लगाना ही है तो अपनी बुक्स से लगाओ, लुक्स में क्या रखा है। और अगर किसी पर मरना है तो कॉपी किताबों में, पढ़ाई में मरो, औरों में क्या मरने में से रखा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो याद रखना कि बुक्स से दिल लगाओगे तो जिंदगी स्वर्ग पहुंचा देगी, कामयाबी आपके चरण छूमेगी, ऐसे कामयाबी आपके कदमों में होगी। तो बस जरूरत है बुक्स पर मरने की, लुक्स पर नहीं। अगर आज आप लोग बुक्स पर ध्यान दोगे तो कल न जाने कितने लुक्स आपके सामने आएंगे। लेकिन अगर आज आप लोग लुक्स पर ध्यान दोगे तो कल बुक्स भी नहीं पढ़ पाओगे। याद रखना इस बात को। तो ध्यान देना है तो सिर्फ और सिर्फ बुक्स पर, क्योंकि यही वो सीढ़ी है जो आपको मंजिल तक लेके जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। अरे हमें तो आसमान तक जाना है, और इसलिए हमें रास्ता खुद बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। त्रिभुज बच्चों क्या होता है? आप लोग त्रिभुज के बारे में बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि सर जी एक कुछ इस तरह से त्रिभुज बना होता है, जिसको हम बोलते हैं कि सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अर्थात तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जब त्रिभुज बन जाता है तो त्रिभुज में आपको कितनी चीजें देखने को मिलती हैं, मैं यहां पर आपको दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा इसमें तीन शीर्ष देखने को मिलता है कि नहीं? तीन शीर्ष वो कौन कौन से हैं? ए होता है, बी होता है, सी, है ना। और मैं पूछूं इसमें तीन कोण, तो तीन कोण भी आपको पता होने चाहिए। कौन से तीन कोण मिलने वाले हैं? तो तीन कोण इसमें मिलेंगे, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। और मैं आपसे पूछूं कि तीन भुजाएं कौन सी मिलेंगी, तो तीन भुजाओं के बारे में भी देख लीजिए आप लोग। तीन भुजाएं कौन सी हैं? तो तीन भुजाएं आपकी हैं ए बी, बी सी और सी ए। ए बी, बी सी और सी ए, दिस इज योर, क्या है? ये आपकी तीन भुजाएं हैं। भुजाओं पर देखिए ध्यान से। तो एक त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं और तीन भुजाएं। शीर्ष क्या है? यहाँ पर ये बिंदु, दो रेखाएं मिल रही हैं, यहाँ पर एक दो रेखाएं मिल रही हैं, तो बी, सी भी आपका बिंदु। लेकिन कोण ये अंदर वाला होता है, यानी ये और ये। कोण कैसे बनता है? जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करें तो उसके द्वारा कोण का निर्माण होता है। नाउ डू यू अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। चले आगे बढ़े। माहौल गर्म करके आप लोग रख दोगे, क्योंकि आप ही वो हो जो कि टॉप करने वाले हो। तो चले आगे बढ़े। और अगर मजा आ रहा है तो जल्दी से हमारे इस यूपी बोर्ड हाई स्कूल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर आप चाहते हो कि ये सारा कुछ एकदम स्टार्टिंग से
और अच्छे से पढ़ाया जाए, इसको एकदम सीरियस से पढ़ना चाहते हो तो आज ही अपने मोबाइल पे प्ले स्टोर पे जाइए और इंस्टॉल कीजिए। क्या इंस्टॉल करना है? विद्याकुल एप्लीकेशन। जब आप विद्याकुल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लोगे तो वहां पर हम दिखाई देंगे आपको। कक्षा 10 में जाइए या अगर आप कक्षा 9 में है तो कक्षा 9 वाले में जाकर के सेक्शन में आप अपने हिसाब से जो भी आपको पढ़ना है आप वहां से देख सकते हैं और अपना कैरियर को, अपनी पढ़ाई को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों यहां तक कोई दिक्कत हो गई? अब देखो किसी भी त्रिभुज में जो 3 कोण होते हैं, कोई त्रिभुज होता है उसमें कितने कोण होते हैं? तो आप इस त्रिभुज में देखिए कितने कोण दिख रहे हैं, तो इसमें 3 कोण दिख रहे हैं। एक एंगल ए दिख रहा है और एक एंगल बी दिख रहा है और एक एंगल सी दिख रहा है और तीनों का योग कितना होता है? 180। बोलो चपका ए भैया बता दियो। क्या आप लोगों को समझ में आया कि एक त्रिभुज के अंदर 3 शीर्ष होते हैं, 3 कोण होते हैं और 3 भुजाएं होती हैं और तीनों अंतः कोणों का योग होता है 180 डिग्री। कितना? 180 डिग्री। तो आपको पता होना चाहिए इसके बाहर के भी कोण बनते हैं। कोई त्रिभुज होता है उसमें बाहर, अगर इसको मैं ऐसे बढ़ा दूंगा तो एक कोण ये बनेगा, इसको बढ़ा दोगे तो ये बनेगा, इसको बढ़ा दोगे तो एक कोण ये बनेगा। तो जो बाहर वाले 3 कोण बनते हैं उनका योग बाहरी कोण। अगर आप देखोगे यहां पर बाहरी जो कोण बनेंगे, बाहरी कोण जिन्हें हम बोलते हैं बहिष्कोण, बाहरी कोण को भैया क्या बोलते हैं? बहिष्कोण। तो उस सिचुएशन में आपके जो एंगल होते हैं, तीनों एंगल, उनका सम 360 डिग्री हो जाएगा। बोलो चपका या फिर नहीं? तो एक त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश। और कोई भी त्रिभुज हो, चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे समबाहु, विषमबाहु, कितने भी बाहु हो, पंचभुज हो, कितने भी भुजाएं हो, उसके जो बाहर वाले कोण बनते हैं उन सभी का योग 180 अंश 360 डिग्री होता है। ठीक है, अब बात समझो कि अगर आपको निकालना हो कोई भी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, जैसे आप 3 भुजाएं हैं तो 180 होता है, अगर 4 भुजाएं हो तो कितना होता है? 360, 5 भुजा हो तो कितना होगा अंतः कोणों का योग? भाई बाह्य कोणों का तो योग 360 ही होता है, चाहे जितना त्रिभुज में भुजाएं हों, लेकिन अंतः कोण बदलता रहता है। अंतः कोणों का योग जैसे इसमें त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180, चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360, पंचभुज का कितना हो जाता है? 540। तो इस तरह से त्रिभुज की जो भुजाएं होती है, अगर मतलब कि कोई भी आपके पास आकृति है उसकी भुजाओं की संख्या बढ़ती जाती है तो उनके जो एंगल होते हैं, अंतः कोण होता है, उनका योग भी बड़ा होता चला जाता। तो कितना होता है आज मैं आप लोग को सिखा दूंगा, इसके बाद कितनी भी भुजाएं होंगी आप मिनटों में निकाल लोगे। तो आइए आपको पहले सिखा ही देता हूं। चलिए देखिए आपके सामने ये त्रिभुज बना है। क्या है ये? त्रिभुज है। त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं? तो जब भी आपको निकालना होगा अंतः कोणों का योग, कोणों का योग अगर निकालना हो, कौन सा? अंतः कोणों का योग। कौन सा? अंतः कोणों का योग। अंतः कोणों का योग। तो बच्चों अंतः कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है? इसका फार्मूला आप लोग याद रखना, ये होता है कि भुजाओं की संख्या, क्या? भुजाओं की संख्या माइनस कर दो इसमें से 2। भुजाओं की संख्या जितनी भी हो उसमें से 2 माइनस कर दो और उसके बाद जितना आ जाए उसमें 180 का गुणा कर दो। बात क्लियर? बस यही आपको याद रखना है। कोई भी त्रिभुज हो उसके अंतः कोणों का योग अगर आपको निकालना है तो अंतः कोणों का योग बराबर आप लोग यहां से सीख लीजिए। अंतः कोणों का योग क्या होता है? तो वो होता है भुजाओं की संख्या माइनस का 2 गुणा में 180। ठीक है ना? अब आइए जैसा मैं आपको त्रिभुज दिखाना चाहता हूं। क्या दिखाना चाहता हूं? त्रिभुज। पहली आकृति आप जानते हो त्रिभुज होता है। त्रिभुज में कितनी भुजाएं? ऐसा कुछ त्रिभुज बनता है जिसमें 3 भुजाएं होती हैं। ठीक है ना? तो इसका अगर अंतः कोणों का योग निकालना चाहते हो, कोणों का योग, तो भाई अंतः कोणों का योग निकाल रहा हूं। ठीक है ना? तो क्या होता है? भुजाओं की संख्या, कितनी भुजा है इसमें? तो 3 ठो भुजा होती है। कितना माइनस करना है? 2। मल्टीप्लाई कितने से करना है? अरे वाह, 180 से। तो देखो यहां पर 3 में से 2 गया, 1 आएगा और फिर गुणा 180 का, तो कितना आ गया? 180। कहोगे सर जी ये तो हमको पता था। रुक जा बाबा, रुक जाओ। अब देखो मान लीजिए आपके पास चतुर्भुज है। क्या है? चतुर्भुज। ये लो आपके सामने हमने ये चतुर्भुज बना दिया। क्या बना दिया? चतुर्भुज। ये लीजिए चतुर्भुज। चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 4 भुजाएं। तो इसमें जब आप कोणों का योग निकालोगे, मैं सीधा योग लिख देता हूं, आप लोग समझ जाइएगा।
तो क्या होता है, भुजाओं की संख्या मतलब 4 ठो भुजा होती है, कितना घटाना है, 2 ही घटाना होता है, इंटू 180। बोलो 4 में से 2 गया तो 2 आएगा, गुणते 180 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, 80 दुनाई 360 डिग्री, कितना हो गया 360 डिग्री। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अच्छा, बड़ा दिक्कतें होती हैं आजकल। पता है, एक दिन मैं रास्ते में जा रहा था तो मेरे आगे जो है लड़कियां स्कूटी कुछ भी हो, मतलब कुछ भी, मैं क्या ही बताऊं लड़कियों को। एक बार मैं ऐसे अपनी गाड़ी से, अपनी हीरो की बाइक से जा रहा था और मेरी आगे एक लड़की जा रही थी, आय हाय क्या ही बताएं, जुल्फें खुली हुई मस्त, क्या ही बताएं, गाड़ी चल रही है उनकी। अब उनकी गाड़ी हमसे आगे स्कूटी चल रही है और हम चल रहे हैं पीछे पीछे। अब भैया हम हारन बजाए जा रहे हैं, ये लो पीपी पीपी। अब मैडम को सुना ही नहीं दे रहा है। हम कहा हारन बजाते सुनाना चाहिए ना, सुनना चाहिए ना, साइड अपनी स्कूटी को बाहर करना चाहिए, साइड करना चाहिए, लेकिन वो स्कूटी बाहर कर ही नहीं रही थी, साइड अपनी लगा ही नहीं रही थी। फिर हमने थोड़ा सा स्पीड बढ़ाया और किसी तरह साइड में गए मैडम के। हम कहा मैडम हम इतनी समय से हारन बजाए जा रहे हैं और आप हो कि सुनाई नहीं दे रहा आपको। कहे अरे निराला जी आप हैं क्या? हम कहा हाँ। कहे अरे हमको लगा, कहे आप हारन बजा रहे थे? हम कहा हाँ। तो कह रही अरे हमको लगा निराला जी कि हमारा झुमका बज रहा है। मतलब क्या ही बताएं, उनका झुमका बज रहा है, कान में झुमका पहने थी, उनको लग रहा हमारा झुमका बज रहा है, मतलब उनको हारन की आवाज उनके झुमका जैसी लग रही। क्या ही बताएं, क्या बताएं। आइए तो देखो 360 हो गया। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ले लेते हैं कोई पंचभुज है, 1 2 3 4 और ये 5, कितनी भुजाएं हैं, 5। तो जब 5 भुज है तो उसको बोलेंगे पंचभुज। क्या बोलेंगे, पंचभुज। अगर आपके पास कोई पंचभुज हो जाएगा तो इसका जब आप योग निकालोगे तो योग कैसे निकलेगा, कितनी भुजाएं हैं, 5 भुजा। तो यहां पर देखो मैं लिख भी देता हूं, इसमें 3 भुजाएं थे, 3, ये 4 भुजाएं थी, ये 5 भुजाएं थी। तो 5 से क्या करोगे, 2 ही माइनस करना है, मल्टीप्लाई कितने से, 180 डिग्री से। तो कितना आ जाएगा, देखो 5 में से 2 जाएगा, 3 आएगा, गुणा भैया 180 से कर दियो, तो कितना हो जाएगा, 18 त्रिक का 54, 540 डिग्री। ठीक है ना। इस तरह से आप कितने भी भुजाएं हो आप उनका अंतःकोणों का योग निकाल सकते हो। याद रखना, अंतःकोणों का योग, बाह्य कोणों का योग सम्य का 360 ही होता है, चाहे वो त्रिभुज हो चाहे चतुर्भुज, इन सब के बाह्य कोणों का योग 360 ही होगा। आओ जैसा मान लो कोई त्रिभुज है, यदि किसी त्रिभुज में यदि मैं कह देता हूं कोई त्रिभुज है, यदि किसी त्रिभुज में भुजाओं की संख्या, यदि भुजाओं की संख्या कितनी हो, भुजाओं की संख्या मैंने आपसे कह दिया कितनी है, 10 नहीं बल्कि 11 है। ठीक है ना। तो बताओ अंतःकोणों का योग कितना होगा। तो यहां पर आप कहोगे सर जी ये तो बड़ा आसान है, अतः अंतःकोणों का योग, अतः अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग बराबर कितना होगा, क्या होता, n-2, मतलब भुजाओं की संख्या 11 है और माइनस कर दो 2, कितना माइनस कर दो 2। एक काम करते हैं, चलो 11 माइनस 2 इंटू कितना करना है, 180 डिग्री। ठीक है ना। अब 11 में से 1 घटा दो, कितना जाए, 11 में से 2 गया तो 9 आएगा, तो 9 गुणते 180, 18 नियम में कितना होता है, 162। क्या होता है, 18 नियम 162 और एक जीरो लगा दो, दिस इज योर फाइनल आंसर, है ना। तो कितनी भुजाएं हो, भुजाओं की संख्या से 2 घटा दो, जितना आए मल्टीप्लाई कर दो 180 से। मान लो किसी में अगर 12 साइड है, 12, तो 12 में से 2 घटा दो, बचा 10 बचेगा, 10 का गुणा कर दो 18 से, तो 1800 हो जाएगा उसकी अंतः भुजाओं, अंतःकोणों का योग। मुझे समझ में आ गया, आप लोग को समझ में बहुत बढ़िया तरीके से आ गया होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो सर्वांगसम त्रिभुज आपको पढ़ना है। भैया सर्वांगसम का मतलब क्या होता है, दुनिया भर की कहानी जो लिखी है इसको लिखा रहने दो। अब हम आपको बताते हैं यहां पे सर्वांगसम का सटीक आंसर। सर्वांगसम होता क्या है, सर्वांगसम, सर्वांगसम में बच्चों 2-3 वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। एक तो आपको देखने को मिल रहा होगा सर्व प्लस अंग और प्लस का सम, 3 वर्ड देखने को मिल रहे हैं ना। अब इसको आप लोग पूजा मैम से पूछेगा कि इसमें कौन सी संधि है, ठीक है ना, ये तीनों मिलाकर सम में कौन सी संधि है, और फिर हमको बताइएगा वापस से। तो सर्व प्लस अंग प्लस सम, तो सर्व मतलब होता है सभी अंग, सम मतलब हो बराबर, जिसके सभी अंग बराबर हो वो होता है सर्वांग सम। मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई एक त्रिभुज बना देते हैं, मैंने ये बना दिया है कोई त्रिभुज, ये त्रिभुज P है, ये Q है और ये R है, और एक कोई त्रिभुज हम और बना लेते हैं, ये बना लिए, ये मान लो A है
और ये आपका बी है और ये सी है। मैंने कह दिया दोनों त्रिभुज क्या हैं, आपके सामने बने हुए हैं। अब मुझे बताओ ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गया नहीं? अगर इनका सभी अंग बराबर होगा, अंग का मतलब इनकी भुजाएं भी बराबर हो, इनके कोण भी बराबर हो। अगर आपकी भुजाएं बराबर होंगी, क्या होंगी? भुजाएं क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, संगत भुजाएं, हाँ, ये नहीं कि इधर उधर। और इसके बाद कोण भी क्या होने चाहिए? संगत कोण भी इसके आपस में बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, तभी आपके दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। बच्चों जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, अगर हम कह देते हैं कि आपका जो त्रिभुज है वो पी क्यू आर के क्या है? सर्वांगसम है, तो सर्वांगसम का ये साइन होता है। दो समांतर लाइन जाएंगी, दो एकदम सीधी लाइन जा रही है, एकदम सीधी रास्ता है। ये क्या है? सीधी रास्ता, उस पर कोई एक लहराती हुई, नागिन सी लहराती हुई कोई चमक छल्ले ऐसे चल रही हैं, ठीक है ना, एकदम लहराते हुए ऐसे 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 चल रहे हैं एकदम। तो यहाँ पर क्या हुआ? तो ये हो गया आपका पी क्यू आर, जो कि ए बी सी त्रिभुज के क्या है? ए बी सी के समरूप हो गया। क्या हो गया? सॉरी, सर्वांगसम हो गया। जब ये दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं भैया, तो इसके बाद आपको याद होना चाहिए कि इसकी भुजा पी क्यू जो भुजा होगी वो किसके बराबर होगी? इसमें ए बी के बराबर। इसलिए इसका लिखने का जो क्रम है वो सही लिखना पड़ेगा। और क्यू आर जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? क्यू आर इधर बी सी के बराबर हो जाएगा। और अगर आप पी आर ले रहे हो इधर से, क्या? पी आर, ये है पी और आर, तो इधर से ए सी के इक्वल हो जाएगा। किसके? ए सी के इक्वल, ठीक है ना। तथा आपको साथ में ये भी याद रखना है कि इनके जो कोण होते हैं, यानी एंगल जो इसका ए होगा, या पहले पी है तो पी को लिख देते हैं, एंगल जो P होगा वो इसके एंगल A के बराबर, इसका जो एंगल Q होगा वो उसके एंगल B के बराबर, और जो इसका एंगल R होगा वो इसके एंगल C के बराबर होगा। बात क्लियर, समझ में आई? बोलो बच्चों, जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उसके संगत भुजाएं, संगत कोण सब कुछ बराबर होते हैं, और ये सब कुछ हो जाता है CP/CT से। किससे भैया? CP/CT से। किससे भैया? CP/CT से। CP/CT से क्या होता है? ये सब CP/CT से। तो इस बात को भी आप लोग याद रखना। ये क्या होता है? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्वेंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, मतलब जो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके संगत भुजाएं, संगत कोण सब कुछ बराबर होता है। ये कहने मतलब ये होता है। बात समझ में आई? अब देखो, जब भुजाओं को हमें सर्वांगसम दिखाना होता है तो सर्वांग समता की कसौटियां होती हैं। क्या होती हैं? सर्वांग समता की कुछ कसौटियां होती हैं। तो आइए बच्चों उस कसौटियों को सीखने का कोशिश करते हैं कि त्रिभुजों में सर्वांगसम होने के कुछ प्रतिबंध होते हैं। क्या? कि जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होने पर 6 संगत क्या होते हैं? संगत चीजें बराबर होंगी, और उसके बाद जो संगत भाग होते हैं वो आपस में बराबर हो जाते हैं शेष 3 के। मतलब जब एक 3 के भुजाएं हैं तो दूसरे तीनों भुजाओं के बराबर, एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे तीनों कोण के बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो ये बातें होती हैं यहाँ पर। तो आइए इनको भी बारे में जानते हैं। तो आगे आते हैं। देखो, पहले जो सर्वांग समता होती है आपकी, वो बच्चों है भुजा कोण भुजा। क्या है? भुजा कोण भुजा। एस से होता है साइड, एस से क्या होता है? एस से होता है साइड, इसको बोलते हैं साइड, और साइड मतलब होता है भुजा। क्या होता है? साइड मतलब भुजा। और उसके बाद एक आता है ए से होता है एंगल, ANGLE, एंजल नहीं एंगल, जो होता है कोण। एंगल मतलब होता है कोण, ठीक है ना। ये दिक्कत। तो भुजा, यस मतलब होता है भुजा, और ए मतलब होता है एंगल। तो अगर कोई सर्वांग समता कसौटी अगर SAS लगाना है तो उसमें क्या होता है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। कब? यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं, एक त्रिभुज की दो भुजाएं, उसका अंतर्गत कोण, उसके अंतर्गत मतलब उनके अंदर, अंतर्गत मतलब उन्हीं के बीचों बीच आने वाला कोण जो होगा वो दूसरे कोण के अंतर कोणों के बराबर हो, तो आपके दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। मान लीजिए आपके सामने ये दो त्रिभुज बने हुए हैं, इसमें हमने कह दिया कि इसमें ये कोण, ये वाला कोण हमने कह दिया, ये वाला कोण, या हमने ये वाली भुजा AB भुजा देख सकते हो किसके बराबर हो गई? इसमें PQ के बराबर हो गई। AB भुजा इसमें PQ के बराबर है, और ये वाली जो भुजा दिख रही है आपको AC, वो इस PR के बराबर है। तो जब दो त्रिभुज की दो भुजाएं और उसके बीच का देखो कोण आ रहा है एंगल A, इस एंगल P के बराबर हो गया। तो इसका मतलब भुजा फिर कोण फिर भुजा, भुजा कोण भुजा, सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। तो मतलब यहां पर आपने देखा कि एक त्रिभुज का AB भुजा इसके AP के बराबर, यानी कि आप यहां पर देखोगे, जब इसे आप करना भी चाहोगे तो क्या देखोगे यहां पर कि इस त्रिभुज की जो AB भुजा है वो इस त्रिभुज में
पी क्यू के बराबर है ना। और इसका जो एंगल ए मिल रहा है वो इसमें एंगल पी के भी बराबर है। और इसके बाद ये ए सी जो भुजा दिख रही है आपको वो इसमें पी आर के बराबर है, पी आर के बराबर है। अतः आप कह सकते हो कौन सी सर्वांग समता कसौटी लगेगी, भुजा कोण भुजा। अतः एस ए एस सर्वांग समता से, सर्वांग समता से आपका जो त्रिभुज होगा ए बी सी वो आपका सर्वांग सम हो जाएगा। ए बी सी किसके, पी क्यू आर के, किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है ना, पी क्यू आर के। अब देखो अगर ए बराबर पी है तो बची हुई चीजें बाई सी पी सी टी, मैंने बताया ना कि उसके बाद जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो बाई सी पी सी टी से बची हुई चीजें बराबर होंगी। देखो ए बराबर तो पी था, अब हम बी बराबर भी कह सकते हैं क्या, क्यू। और उसके बाद एंगल सी बराबर हम क्या कह सकते हैं, एंगल आर। और साथ में देखो जो ए बी भुजा थी वो तो पी क्यू के बराबर आपने दिया ही था, बची हुई भुजा जो बी सी है वो भी किसके बराबर हो जाएगा, इधर क्यू आर के बराबर हो जाएगी। ये भी बात आप लोग को याद रखना है, ठीक है ना। और बाकी दो भुजाएं तो बराबर दिए, तो ये भी भुजा इसके बराबर, ये कोण भी इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर। बात क्लियर। ये होता है भुजा कोण भुजा सर्वांग क्षमता। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को बेहतरीन और लाजवाब तरीके से समझ आ गया होगा। अगली प्रमेय होती है कि भैया एस ए एस मतलब एक त्रिभुज के दुई कोण दूसरे वाले त्रिभुज के दोनों कोण के बराबर हो जाए और उनके बाहर वाली कोई साइड जो हो वो क्या हो, दोनों में बराबर हो। तो यहां पर आप देखोगे इस त्रिभुज में, तो इसमें देखो ये वाला जो कोण एंगल ए है वो इसके एंगल ये 2 है और ये 3 है। इसमें एक एंगल छूटा है, 2 या 3 था, ये 3 था, ये गलत लिखा है। ये वाला एंगल आपका 1 ले लेते हैं, ये 1 था एंगल और ये भी 1 है, तो 1 और 1 देखो दोनों एंगल इक्वल। और उसके बाद ये 3 वाला एंगल भी इस 3 वाले एंगल की इक्वल। और इसके बाद ये एक भुजा देखो, ये वाली भुजा भी इस भुजा की इक्वल है। तो देखो कोण ये भाई एंगल है और ये भी आपका एंगल है और फिर ये आपका साइड है। एंगल साइड से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। जब एंगल साइड से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो बची हुई चीजें भी बराबर हो जाती है। तो आप कभी भी सर्वांगसम दिखाना हो तो आप दो कोण और उसके बाहर कोई साइड दिखा दो, ठीक है ना। अब देखो अभी तो एंगल साइड थी, अब एक ये होगा कि दो एंगल होंगे उसके बीच की साइड आ जाए, यानी ये एंगल और ये वाले एंगल उसके बीच की अगर ये साइड अगर इस साइड की इक्वल हो जाती तो एंगल साइड एंगल लग जाती। तो वही प्रॉपर्टी हमें आगे पढ़ना है जो कि यहां पर है। सबसे पहले देख लेते हैं भुजा भुजा भुजा। एस का मतलब होता है भुजा भुजा भुजा, मतलब कि आपके सामने दो त्रिभुज बनेंगे और एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे वाले त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो जाए तो समझ जाना कि वो आपका क्या है, एक सर्वांगसम त्रिभुज है। मान लीजिए यहां पर एक त्रिभुज बना है और एक नहीं बना तो कोई बात नहीं, हम यहां पर बना देते हैं। ये लो, ये बना लिया, ठीक है ना। इसको हम दे देते हैं नाम ए और इसको ए नहीं देते हैं, इसको पी देते हैं। ये आपका पी है, ये क्यू है और ये आर है, ठीक है ना। अब देखो दोनों त्रिभुज में यहां पर यही दोनों त्रिभुज ले लेते हैं। कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी व एक त्रिभुज है आपके पास पी क्यू आर में। आप इन दोनों त्रिभुज में देखोगे तो जब आप इन दोनों त्रिभुज में देखोगे तो आपको देखने को क्या मिलेगा कि इसमें देखो कोई दो भुजाएं आपकी बराबर हैं, तीनों भुजाएं बराबर। मान लो ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर। तो यहां पर लिखता हूं कि यहां पर इसकी ए बी भुजा किसके बराबर दी हुई है, इसमें पी क्यू के बराबर, पी क्यू के बराबर। और फिर उसकी देख लेते हैं बी सी भुजा जो है, BC भुजा किसके बराबर है, तो देख सकते हो इसमें QR के बराबर है, ये लो QR के बराबर। और इसकी जो भुजा AC है, कौन सी AC भुजा, वो इसमें किसके बराबर है, PR के बराबर है, किसके, PR के। अतः यहां पर आप लिख सकते हो कौन सी सर्वांग समता नियम, अतः लिखोगे भैया, अतः S से भी लिख दो तब भी सही, कोई दिक्कत नहीं। सर्वांग समता नियम से आपका जो त्रिभुज होगा ABC वो क्या होगा, सर्वांगसम होगा किसके। अब लिखने का तरीका देखना, ए बी पी क्यू के बराबर था, तो ए बी है तो पहले हमें पी क्यू लिखना पड़ेगा।
उसके बाद BC QR के, तो BC तो Q और R हो गया, ये आपका त्रिभुज सर्वांग सम हो गया खत्म। और जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो बचे हुए पार्ट्स भी इक्वल होंगे, यानी एंगल A बराबर एंगल P, एंगल B बराबर एंगल Q, एंगल C बराबर एंगल R। ठीक है, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ डू यू अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। बोलो अगर किसी कोई समस्याएं हो रही हो तो समाधान करना ही मेरा परम कर्तव्य है। आइए आगे बढ़ा जाए। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, चैनल को दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। अकेले अकेले पढ़ रहे हो, मजे ले रहे हो, अपने दोस्तों को नहीं भेज रहे हो, मित्री को भी नहीं भेज रहे हो। हाँ, पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। बार बार कह रहा हूं कि यहां पर समय दीजिए। हमेशा याद रखो इस बात को कि अगर आपको जिंदगी में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो आपको बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ेगा। आइए, समकोण त्रिभुज RHS सर्वांग समता क्या होती है? ये बच्चों आपके सामने RHS मतलब होता है, R से होता है राइट, A से होता है एंगल, हाइपोटेनस साइड, कोई भी एक साइड हो जाए। यहां पर देखो H मतलब हाइपोटेनस होता है, H मतलब क्या होगा? हाइपोटेनस होगा। और यहां पर R से हो गया राइट एंगल, और एक कोई साइड हो जाए। तो मान लीजिए आपके सामने एक त्रिभुज मैंने ये बना दिया, और एक त्रिभुज मैंने ये बना दिया। इसका नाम हम दे देते हैं ABC, ABC, PQR। ये हमने कह दिया 90 है, ये भी आपका 90 है, ठीक है ना। उसके बाद मैं कह देता हूं कि इसकी ये वाली जो भुजा है वो इसके भुजा के बराबर है, और ये वाली जो भुजा है वो इस भुजा के बराबर है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देखोगे दोनों त्रिभुज को, जब ध्यान से दोनों त्रिभुज को जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कौन सा त्रिभुज ले रहे हो? त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में आपको दोनों त्रिभुज में कुछ देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? ध्यान से देखना। जब आप ये त्रिभुज ले रहे हो तो इसमें आपको AB भुजा किसके बराबर देखने को मिल रही है? इसमें PQ के बराबर। किसके? PQ के बराबर। उसके बाद जो एंगल B इसका है वो इसके एंगल Q के बराबर, क्योंकि प्रत्येक 90 डिग्री है। प्रत्येक क्या है आपका? 90 अंश है। कितना है भैया? 90 अंश, इसलिए। और उसके बाद आप देखोगे जो AC भुजा आपको देखने को मिल रही है वो किसके बराबर है? इसमें PR के इक्वल है ना। ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया, ये भी दिया। तो अतः यहाँ पर हम लिखेंगे, अतः किससे? आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो आपने एक राइट एंगल दिखाया, फिर एक कोण दिखाया, और उसके बाद आपने हाइपोटेनस दिखाया। तो R मतलब हो गया राइट एंगल, मतलब क्या हो गया? R से राइट एंगल, यानी ये आपने एक एंगल 90 डिग्री दिखा दिया, तो यानी उसको लिखेंगे R। उसके बाद H मतलब हाइपोटेनस, दोनों का कर्ण बराबर दिखा दिया। H मतलब हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मतलब कर्ण, तो आपने एक कर्ण को भी इक्वल दिखा दिया, तो H हो गया। और उसके बाद कोई भी एक अलग साइड दिखा दी, मान लो ये वाली AB साइड को दिखा दी है जो कि H है। तो इस सर्वांग समता से आपका जो त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज? ABC, ये आपका सर्वांगसम हो जाता है त्रिभुज किसके? देखोगे इसमें तो PQR के, ठीक है ना। देखो A बराबर AB बराबर PQ दिया था, AB बराबर PQ, एंगल B एंगल Q के बराबर, बची हुई आपकी दोनों साइड्स भी आपस से इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर हम लगा सकते हैं आप कौन सा नियम? CP/CT से। बोलो बच्चों, यहाँ तक कोई समस्याएं हुई क्या? नहीं होना चाहिए। कितना आसानी से आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया। ये आपके सामने क्या है भैया? क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को करते हैं और देखते हैं आप में से कितने लोग कर पाते हैं। देखो आपके सामने क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको बताना है निम्नलिखित में से त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं। अगर है बताना है, प्रत्येक सर्वांग समता का प्रतिबंध भी बताइए, मतलब किस प्रतिबंध से आपका त्रिभुज सर्वांगसम है। आपको मैंने कौन कौन से त्रिभुज की बताया कसौटियां। अगर मैं आपके सामने कसौटियां लिखना चाहता हूं, सर्वांग समता की कसौटियां, सर्वांग समता कसौटियां, तो वो है आपकी, पहली तो आपकी है भुजा भुजा भुजा। पहली क्या है भैया? भुजा भुजा भुजा, S S S, ठीक है ना। फिर आपने S A और S, फिर आपने दिखाया कि आपने क्या दिखा दिया कि कोई दो एंगल हो जाएं और कोई एक अलग से साइड, तब भी हो जाएगा। फिर आपने R H S दिखाया। लेकिन याद रखना कि S S A या फिर A यस यस, ये जो सर्वांग समताएं होती हैं ये नहीं होती हैं। याद रखना ये दोनों सर्वांग समताएं नहीं होती, इस बात को याद रखना, ये पॉइंट में नोटेड,
ये आप पॉइंट को नोट कर लो कि ये सर्वांग समता कभी नहीं दिखाना कि दुई भुजा दिखा दो बाहर कोई एंगल ना, दो एंगल दिखा के बाहर की साइड ले लो चलेगा, लेकिन दुई साइड दिखा के बाहर का एंगल नहीं चलेगा। तो ये सर्वांग समता नहीं होती है, ये सर्वांग समताएं आपकी होती हैं। इसी में से कुछ आपको लगाना है, ठीक है। आइए अब आते हैं, तो आइए पहली प्रमेय को देखिए और बताइए कि क्या ये आपका सर्वांग होंगे या नहीं। कह रहा है इसमें कि ये वाली भुजा जो है वो इस भुजा की इक्वल है, और ये वाली जो भुजा है वो इस भुजा की इक्वल है, और साथ में ये वाला आपको 55 डिग्री दिया हुआ है। कितना? ये वाला एंगल आपको 55 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है ना। और इसमें ये 60 है, ये 65 है, तो कितना हो जाएगा अगर मैं इस एंगल को निकालना चाहूँगा थोड़ी देर के लिए, तो और कितना हो गया 5 और 6 6 12 होता है, और 180 से अगर हम इसको घटा लेते हैं तो 10 में से 5 गया, 7 में 2 गया 5, यानी ये वाला एंगल जो आपका आएगा ये कितना आ जाएगा 55। ये वाला एंगल आपका कितना है 55 है। तो बताओ कि ये दोनों त्रिभुज आपके सर्वांगसम होंगे या नहीं होंगे। तो देखो भैया ध्यान से कि आपने ये भुजा ली इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर, और उनके बीच का ये कोण 55, इसमें भी बीच का कोण 55, यानी ये हो गया S, फिर हो गया बीच का कोण, फिर हो गई साइड, तो भुजा कोण भुजा से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। मतलब पहला ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। इसी तरह से ये क्वेश्चन में देखो, ये कह रहा है कि ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, ये वाला कोण इस कोण के बराबर, और भैया ये 90 डिग्री है इस 90 डिग्री के बराबर। तो कहने का मतलब कि ये एंगल फिर साइड, ये भी देखो एंगल, मतलब यहां से एंगल फिर साइड। तो बताओ क्या आपने एंगल और साइड सर्वांग समता नहीं पढ़ा है ना, तो इसका मतलब ये भी आपका सर्वांगसम हो जाएगा। यहां पर देखते हैं तो कहता ई वाला कोण ई कोण के बराबर, ई वाला कोण ई कोण के बराबर, ई वाला कोण ई कोण के बराबर। तो मतलब इसका ये वाला एंगल इसके ये वाले एंगल के बराबर, इसका ये वाला एंगल इसके, यानी तीनों एंगल आपके क्या हो गए बराबर हो गए। तो जब किसी त्रिभुज में तीनों एंगल बराबर हो जाते हैं तो वो कोण सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं सर्वांगसम हो जाते हैं। और इसी के साथ ही आपका आंसर गलत हो जाता है, क्योंकि भैया तीनों भुजाएं अगर आपको बराबर दिखा दी तो वो त्रिभुज आपके सर्वांगसम होंगे, लेकिन अगर तीनों कोण बराबर दिखा रहे हो तो वो सर्वांगसम नहीं होते। आइए दिखाता हूं। अगर मान लो कि आपने ये कोई साइड है, आपने 30 डिग्री का एंगल ये खींच दिया, और ये भी कोई साइड थी इसमें भी आपने ये 30 डिग्री का एंगल खींच दिए। भाई एंगल तो उतना है चाहे जितनी लंबी कर दो, और यहाँ पर भी कोई खींच दिए और यहाँ पर भी खींच दिए। तो बताओ दोनों, चलो दोनों का एंगल सब सेम है, लेकिन इनका जो देख सकते हो कि भुजाएं बड़ी बड़ी हो गई, इसका मतलब ये दोनों सर्वांगसम नहीं है। दिखने में आपको एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन ये छोटे बड़े हैं, तो जब छोटे बड़े होते हैं सर्वांगसम नहीं होते। तो जब भी किसी त्रिभुज में तीनों भुजाएं अगर आपकी तीनों कोण अगर आपने बराबर दिखाया तो वो आपके सर्वांगसम नहीं होते हैं, इस बात को याद रखना। आइए दिखा देता हूं यहां पे ये, तो यहां पर आप इसको भी लिख लीजिए यहीं पर कि आपके अगर तीनों कोण भी अगर आपने दिखा रहे हो तो ये भी आपका सर्वांगसम नहीं होता, ये तीनों कैटेगरी में आपका सर्वांगसम नहीं होगा, इतना में से होता है। तो इसका मतलब भैया आप लोग बता दो कि जो ये वाली सर्वांग समता है ये वाला, क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, तो इसका मतलब ये आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है। ये दोनों सर्वांगसम, ये नहीं होगा, बात खत्म। बोलो बच्चों, क्या आज की क्लास में आपको बेहतरीन तरीके से मजा आया या फिर नहीं आया? कहीं पर भी छोटा सा भी डाउट है तो फेंक के मारो, हमारे पास गिरे और हम उसे अगली क्लास में लेकर आए। तो बच्चों बस आज की क्लास को हम यहीं पे करेंगे खत्म, और आई होप कि आप लोग को बहुत मजा आया होगा। तो अगर मजा आया है तो बच्चों क्या करना होगा, चैनल को आपको क्या करना है, हमारे इस प्यारे से चैनल को आप लोग को क्या कर देना है, सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब के साथ आप लोग अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना है, और अगर बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है तो आप थोड़ा सा कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है ना। और उसके बाद आपको क्या करना है, कमेंट्स के बाद क्या करना है भैया, कमेंट्स के बाद आपको क्या करना है, कमेंट्स के बाद आपको करना है, हो सकता है और बहुत ज़्यादा मजा आए तो कमेंट्स कर देना ढेर सारे, और उसके बाद आपको क्या करना है, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो, ठीक है ना, ठीक है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग के साथ ज्वाइन हुई, और अगर बहुत अच्छा लगता है तो आप लोग ऐप पे जाइए, ऐप पर जाइए और क्या करिए, उसमें सर्च करिए। क्या करना है आपको, सर्च करना है क्या, विद्याकुल। क्या सर्च करोगे, विद्याकुल। इतना ही डालते ही सबसे ऊपर हम लोग का ऐप आता है, उसे आप इंस्टॉल करो, और वहाँ पर बहुत सारे आपके सामने कोर्सेज अवेलेबल हैं जो आपको सही लगे, जहाँ पर आपको लगता है अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो तो आप हमारे कोर्स पर जाइए और वहाँ से आप पढ़ना शुरू कर दीजिए बेहतरीन तरीके से। और हाँ, आप लोग को पता होना चाहिए कि जो मैं यहाँ पे करवाता हूँ ये सारे क्विज भी आपके
ऐप पे जाते हैं तो वहां पर आप जाइए, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर आपको क्विज भी देखने को मिलेंगे और अच्छे क्विज को लिए आप हमारे ऐप के साथ जुड़े रहिए। तो बस आज की वीडियो को यहीं पे करें खत्म, मिलेंगे आपसे जल्दी नई वीडियो के साथ, नए एनर्जी के साथ, नए मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।